हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ के बिहार बोर्ड्स के हिंदी मीडियम से। ये कोई भी बोर्ड पढ़ सकता है। सबसे पहले पहला चैप्टर है साइंस। ठीक है, आप लोग का बुक है विज्ञान साइंस, उसका पहला चैप्टर है पादप में पोषण। आज हम पादप में पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा बुक है, इसी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। देख लीजिए, ये सारा बुक है। ठीक है, हम एक एक लाइन को पढ़ के आप लोग को बहुत अच्छे से आप लोग को समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो क्या है, पहला है पादप में पोषण। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है पादप में पोषण। देखिए क्या बोल रहे हैं कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होता है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषण कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि आपको क्या मिलता है। सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? हमें कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है, प्रोटीन लेना पड़ता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलता है, खनिज मिलता है। किससे मिलता है? तो ये सब क्या है? भोजन के घटक है। अगर हम भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन के दौरान हमें क्या क्या मिलता है? भोजन के दौरान हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है, हमें वसा मिलता है, हमें विटामिन्स मिलते हैं, हमें खनिज मिलते हैं। ठीक है, अगर हम जब भोजन करते हैं तो हमें ये सब प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और ये सब घटक क्या है? हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और तथा इन्हें पोषण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम पोषण कहते हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि पोषण क्या है, तो आप बोलिएगा पोषण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन खनिज अगर भोजन से प्राप्त हो और ये बहुत ही आवश्यक होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आप ये क्लास 6 के अनुसार पढ़े हैं। ठीक है, और ये क्लास 7th है, तो क्लास 7 में हम देखेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। ये क्लास 6 के अनुसार डिफिनेशन यानी कि परिभाषा है। ठीक है, देखिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे यानी पादप मतलब पौधे स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं। पादप यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु मानव सहित कई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। लेकिन मानव सहित कोई भी प्राणी जो होता है, कोई भी प्राणी वो अपना भोजन नहीं बना सकता, सिर्फ पेड़ पौधे के सिवाय। क्या हम अपना भोजन खुद बना सकते हैं? तो हम अपना भोजन खुद बना सकते हैं। लेकिन क्या पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं? हाँ, पेड़ पौधे भी अपना क्या करते हैं? भोजन खुद बनाते हैं। वही बोल रहा है, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। यानी कि मानव के सहायता से ही क्या होता है? कोई भी प्राणी अपना भोजन बनाता है, भले वो पेड़ पौधा हो या कुछ भी। आप अभी सोच रहे होंगे कि हम अभी बोले कि कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव अपना भोजन बना सकते, लेकिन किसकी सहायता से? उसे भी किसी मनुष्य की या किसी प्राणी की आवश्यकता होती है। ठीक है, वे पादप तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि वो आहार यानी कि पादप का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से भी क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादप पर निर्भर रहते हैं। यानी कि मानव जो है, मानव या अन्य जो प्राणी है, जीव जंतु है, वो किस पे निर्भर रहता है? तो प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से पादप पर निर्भर मतलब रहता है। ठीक है, यानी कि कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु है, वो किस पे निर्भर रहता है? तो पादप पे निर्भर रहता है। ठीक है, पेड़ पौधा पे निर्भर रहता है। हम हैं तो हम किस पे निर्भर है? पेड़ पौधा पे निर्भर है। जब तक खेती नहीं होगी, जब तक फसल नहीं उगेंगे, तब तक हमारे पास भोजन नहीं बन पाएगा और हम भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है, बूझो जाना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाता है। तो पादप अपना भोजन अन्य प्राणियों के सहायता से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होकर बनाता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे पहला है पादप पे पोषण की विधि। पादप में पोषण की क्या विधि है? ठीक है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना पोषण किस प्रकार करते हैं, कैसे कैसे उनके पास पोषण पहुंचता है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें है केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ये सभी पादप पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं।
यानी कि इसमें बोल रहा है कि जो पादप है वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं, उन्हें जल मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, खनिज मिलता है। किसकी सहायता से, तो पेड़ पौधे की सहायता से वो भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये सभी उनके परिवेश में उपलब्ध होता है। ठीक है, यानी कि उन्हीं के परिवेश में क्या होता है, ये उपलब्ध होता है। ठीक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। ठीक है, उसके बाद है पोषण पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि की पोषण कहते हैं। देखिए, हम यहाँ तक क्लास 6 के सिलेबस को पढ़ें। ठीक है, और यहाँ से हम क्लास 7 के सिलेबस को पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, अब हम ये पढ़ लिए क्या है, पोषण किसे कहते हैं, फिर से समझ लीजिए पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं। ठीक है, सजीव कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे हम, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषी कहलाता है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। अतः बोल रहा है यहाँ पे, अतः देखिए पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे बोल रहा है अतः ऐसे पादप को स्वपोषी कहते हैं। ऐसे पादप को क्या कहते हैं हम, स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। देखिए, स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और विषम पोषी किसे कहते हैं, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए, जो पेड़ पौधा होता है यानी कि जो पादप होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि वो अपने सहायता से क्या करता है, भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट लेता है, खनिज लेता है, जल लेता है और उसकी सहायता से खुद भोजन बनाता है। लेकिन हमारे जैसे मनुष्य और प्राणी कैसे भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन पादप यानी कि पौधे पर निर्भर और खेती कृषि पर निर्भर रहते हैं। जब तक उन्हें कृषि फसल नहीं उगेंगे तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हम जैसे मनुष्य प्राणी क्या है, विषम पोषी होता है, सिर्फ पेड़ पौधे ही क्या है, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद है यहाँ पे पहली पूछ रहा है, पहली जानना चाहती है कि पादप की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना पाता है। क्योंकि बोल रहा है, यहाँ पे पूछ रही है तो हम इसका बताएंगे, क्योंकि वो स्वपोषी नहीं है और उसमें इतना क्षमता नहीं है कि वो अपना भोजन खुद बनाए और वो खुद से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज का स्थानांतरण करे। ठीक है, यहाँ पे है। अब हम पूछ सकते हैं कि पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहाँ स्थित है, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। देखिए, तो पूछ रहा है कि पादप की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो देखिए, पादप की खाद्य फैक्ट्री हमारे भूमि में स्थित है, यानी कि कृषि के माध्यम से। ठीक है, और ये भोजन के अन्य स्रोतों से किए जाते हैं। ठीक है, कृषि के अन्य स्रोतों से भोजन मिलते हैं हमें। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा है 1.2 में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम पढ़ेंगे। ठीक है, हम 1.1 में पादप में पोषण की विधि समझ लिए। ठीक है, कैसे कैसे इसका विधि होता है। सबसे पहले हमें जल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, खनिज मिलता है पेड़ पौधे के माध्यम से। उसके बाद है पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण जो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण पेड़ पौधों में स्वपोषी कहलाता है, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे उसे स्वपोषी कहते हैं। और जैसे जंतु और अधिकतर हमारे जैसे अन्य प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते उसे हम विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब 1.2 में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, पादप में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। ठीक है, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्टेरिया है, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने
चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्ती तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल खनिज मूल द्वारा अवशोषित किए, यानी कि जो पत्ती है, यानी कि जो पौधे के पत्ती तक क्या होते हैं, जल पहुंचते हैं, खनिज पहुंचते हैं। किसके माध्यम से पहुंचते हैं, तो हमारे मृदा यानी कि मिट्टी के माध्यम से पहुंचते हैं, और मृदा में ही जल और खनिज पाया जाता है। ठीक है, अब पहली बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं, तो हमारे मृदा के माध्यम से पेड़ पौधे तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है जाते तथा तने के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। क्या बोल रहा है कि तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवेश करती है, यानी कि पत्ती यानी कि पेड़ पौधे के जो पत्तियां होती है उसके द्वारा वहाँ तक खनिज और लवण ये सब कहाँ से पहुँचते हैं, किसके माध्यम से पहुँचे, तो वो सूक्ष्म रंध्र होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र रंध्र होते हैं, वही क्या होते हैं, पत्ती तक ये सब पहुँचाते हैं। ठीक है, और वायु से क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपने अंदर लेते हैं, यानी वो प्रवेश कर जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोशिका क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम कोशिका क्या है। तो आपने देखा है कि इमारतें ईंट से बनती है। इमारत किससे बनती है, इमारत मतलब बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बिल्डिंग, उसी को इमारत बोलते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं, तो ये सब ईंट से बनती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। इसी प्रकार जैसे यानी कि बड़े बड़े जो इमारत होते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग होती है, वो एक एक छोटे छोटे क्या होते हैं, ईंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक इसी प्रकार सजीव का शरीर मतलब जो सजीव होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उनका शरीर किससे बना होता है, सूक्ष्म यानी कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। और जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम कोशिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, यानी कि छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं, वस्तु हो जाए, कीड़े मकोड़े, वो उन्हें हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से नहीं, अपनी आंखों या नेत्र द्वारा नहीं देखते हैं उन्हें। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। जो कुछ जीव होते हैं वो सिर्फ एक कोशिका, जैसे सजीव होते हैं वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ जीव होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका यानी एक छोटी सी सूक्ष्म इकाई से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। जो कोशिका होती है यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म जो इकाइयाँ होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है। इसमें क्या होती है, तो एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्र कहलाती है। जो क्या कहलाती है, केंद्र कहलाती है। यानी कि हम सबसे पहले देखें कोशिका क्या है, तो कोशिका जो एक छोटे छोटे सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनी होती है, उसे हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख पाते हैं। उसके बाद उसके बाहरी एक संरचना होती है, उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और इसी में क्या होती है, सुस्पष्ट संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चित्र 1.1 में देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एक कोशिका है। क्या है, कोशिका है जो चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखिए ये सब क्या है, ये हमारा कोशिका है, और ये एक बाह्य देखिए संरचना से ये सब घिरा हुआ है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कोशिका के बीच वाली जो हिस्सा है उसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम केंद्रक कहते हैं। उसके बाद इसकी जो केंद्रक के जो बाहरी संरचना है, इसका जो छिद्र है छोटे छोटे, उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और ये इसके जो ये बाहरी संरचना है, ये बाहरी यानी केंद्रक के जो बाहरी संरचना को क्या कहते हैं, हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये क्या होते हैं, ये रंध्र
द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। यानी कि ये जो बाहरी जो इसकी संरचना है घिरी हुई है, वो किसके द्वारा घिरी है? तो रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। ऐसे छिद्र को क्या कहते हैं? हम रंध्र कहते हैं। यानी कि ये छोटे छोटे जो ये है किससे घिरे हुए हैं? तो ये एक रंध्र के माध्यम से घिरे हुए हैं। ठीक है, यानी कि रंध्र क्या होता है? तो रंध्र एक होता है जो कि वो वस्तु तक या उस पेड़ पौधे पादप तक अपना आहार पहुंचाता है। ठीक है, जैसे देखिए जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जल और खनिज है वो किसके द्वारा पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं? तो वाहिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? वाहिकाओं द्वारा। ठीक है, और ये वाहिकाएं नली के समान होती है। किसके समान होती है? नली के समान, एक पतली नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्ती तक फैली होती है। ये कहाँ तक फैली होती है? जड़, तना, शाखाएं और पत्ती तक फैली हुई है। ठीक है, यानी कि जड़ और जो खनिज है वो वाहिकाओं के माध्यम से पत्ती तक पहुंचता है, और जो वाहिकाएं होती है वो एक नली के समान होती है। ठीक है, और तथा जड़ और तना शाखाओं तक ये पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद पोषण को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाओं एक सतत मार्ग बनाती है। ठीक है, और पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। अब हम पादप में पदार्थ के परिवहन के बारे में इसी बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अभी इसको पढ़ते हैं। देखिए, बोल रहे हैं पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसा क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कर सकता है परंतु पादप के दूसरे भाग में नहीं। ये पूछना चाहती है कि खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कर सकता है। बोल रहा है कि पत्ती में ही ऐसा क्या विशेषता है कि वो खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करता है और परंतु पादप के दूसरे भाग में नहीं। तो आप देखिए कि जो पत्ती में होता है तो पत्ती में वाहिकाओं द्वारा क्या होते हैं? जल खनिज पहुंचता है इसी के माध्यम से। ठीक है, और खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कर सकता है परंतु पादप के दूसरे भाग में नहीं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्ती में क्या होता है? एक हरा वर्णक। आप देखिए होंगे जो पत्तियां होती है, जो पादप के यानी पेड़ पौधे के जो पत्ती होती है वो किस कलर का होती है? हरी कलर का होती है। अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्तियां हरी कलर का होती है। उसमें क्या होता है? हरा वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरा वर्णक। उसे ही क्या कहते हैं? उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर प्रकाश, ठीक है, जिसे सूरज कहते हैं, सूर्य के जो प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्या करता है? पत्ती की सहायता करता है। जब तक हम सूर्य से प्रकाश नहीं लेंगे तब तक हमें हरा वर्णक नहीं मिलेगा, और जब तक हरा वर्णक नहीं मिलेगा तब तक क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और जब तक क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पत्तियाँ हरी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, क्या होता है? खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 इसको क्या कहते हैं शॉर्टकट में? CO2 रासायनिक सूत्र है CO2। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है, यानी कि H2O, जल मतलब H2O, ठीक है, और H2O और सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तथा क्लोरोफिल मिल के क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनते हैं। यानी कि आप क्या देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनते हैं? ये हमारे यानी कि पादप में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, जैसे देखिए प्रकाश में उपस्थित होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? ये सारे चीज क्या होते हैं? एक हमारे प्रकाश यानी कि एक पादप में स्थित होते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल और सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन मिलके प्रकाश संश्लेषण बनता है। ठीक है, अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, इस पृथ्वी पर यह एक द्वितीय
प्रक्रम पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य का चरम स्रोत है। ये सब क्या है? सभी जीवों के लिए सूर्य का ऊर्जा क्या है? चरम स्रोत है। सभी जीव, जितने भी जीव उसके लिए सूर्य ऊर्जा होना आवश्यक है। ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अगर मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और जब पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो हमारे जैसे जीव जंतु प्राणी अपना भोजन नहीं ग्रहण कर पाएंगे, और जब अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो इस धरती पर कोई जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है। और वो उन्हें पेड़ पौधों को तो क्लोरोफिल मिलेगा नहीं, और जब तक क्लोरोफिल नहीं बनेगा तब तक पेड़ पौधे के पत्तियां हरा नहीं होंगे। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद उपलब्ध नहीं होंगे। जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होंगे तब तक क्या होंगे? खाद उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादप पर निमित्त पर भोजन होता है। यानी कि सभी जीवों का क्या होता है? जीवन जो होता है पेड़ पौधे पे ही निर्मित होता है, निर्भर होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है, और सभी जीव के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। जैसे कि सांस लेने में, जब तक हम सांस नहीं लेंगे, सांस किसके माध्यम से लेते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से। तो जब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें ये नहीं हम जी पाएंगे। ठीक है। नहीं रह पाएंगे, इसलिए ये निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवों की कल्पना असंभव है, और जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक क्या होंगे? पृथ्वी पर सारे जीव जीवित नहीं रह पाएंगे। आई बच्चों बात समझ में आपको? साक्षी भारती की एजुकेशन क्लास में। ठीक है। कैसा लग रहा है आप लोग क्लास? जरूर बताइएगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अतः पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक है। पत्ती में क्या होता है? मंड होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। अब मंड और स्टार्च क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये हमारा पूरा प्रकाश संश्लेषण का वर्णन है। ठीक है। जैसे कि देखिए, सॉरी ये प्रकाश संश्लेषण नहीं है, क्या है? ये क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए पत्ती का काट चित्र है। ये पत्ती का चित्र है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे पत्ती है, ये क्या है? एक पत्ती है। ठीक है। देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे क्या? ये पत्ती है। ये पत्ती के अंदर यानी कि पत्ती के एक हिस्से को लिया गया है। ठीक है। और लेके देखिए इसको जूम किया गया है, तो इसको जो बीज की संरचना है, इसके पत्ती के जो बीज की डंठल के जो संरचना है वो क्या है? वो रंध्र द्वार है। वो क्या है? रंध्र द्वार। यहीं से क्या होता है? यहाँ से द्वार कोशिकाएं बटी होती है। क्या होती है? द्वार कोशिकाएं बटी होती है। और यही द्वार कोशिकाएं को जब जूम किया गया तो देखिए ऐसे निकला है। कैसे निकला है? ऐसे निकला है। ठीक है। और द्वार कोशिकाएं की जो ये एक एक छोटे छोटे छिद्र होती है वो क्या होते हैं? द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। और इसी में क्या होते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या होते हैं? द्वार कोशिकाएं में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है। और यही इसकी जो यहाँ पे ये द्वार कोशिकाएं में क्या होते हैं? ये एक यहाँ पे रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें एक रंध्र की भी माध्यम सहायता होती है। जाते हैं पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? हम आपको बताएं यहाँ पे कि हम आपको बताएंगे आगे कि मंड और स्टार्च क्या है। तो मंड और स्टार्च क्या है? तो मंड और स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मतलब क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। आप पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल से मिलकर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए ये है हमारे प्रकाश संश्लेषण की वर्णन। क्या किया गया? यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का वर्णन किया गया। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये है, ये क्या है? नीचे यानी कि ये पौधे हैं। ये क्या है? हमारे पौधे हैं। और इसकी जड़ है, यानी कि जड़ कहाँ से किस में स्थित है? तो जड़ हमारी मृदा है, मृदा में स्थित है। जड़ मृदा में स्थित है। ठीक है। और देखिए मृदा से ही क्या हो रहा है? जल मिल रहा है और साथ ही साथ खनिज मिल रहा है। देखिए यहाँ पे
जूम करते हैं, देखिए मृदा से क्या मिल रहा है, मृदा से हमें जल और खनिज मिल रहा है, और ये जल खनिज कहाँ जा रहे हैं, पत्तियों तक जा रही है, और पत्तियों तक जाके क्या मिल रहा है, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है सूर्य के प्रकाश के माध्यम से। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये पत्ती तक पहुंच रहा है, और पत्ती तक पहुंच के क्या मिल रहा है, क्लोरोफिल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे आगे जाते हैं। फिर बूझों ने देखा कि कुछ पादप की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए पूछ रहा है कि कुछ पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या प्रकाश संश्लेषण में भी, क्या इन सब पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे, देखिए आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पत्तियों के अतिरिक्त पादप के दूसरे हरे भाग जैसे हरे तने एवं गहरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, यस, यानी कि हाँ होता है। कब होता है, जब पादप के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादप में, यानी कि मरुस्थलीय मतलब कि मरुस्थलीय, ठीक है, जो पादप होते हैं यानी कि पेड़ पौधे होते हैं जो कि बालुई जो होते हैं, मरुस्थलीय होते हैं, उनमें क्या होते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शुष्क अथवा शूल रूप से हो जाती है। मतलब शल्क और शूल रूप से हो जाती है। इन पादप में तने होते हैं, इन पादप में क्या होते हैं, यानी कि इन पौधे में तने होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो सिंपल भाषा में बोले तो हाँ, जो हरे रंग की, लाल, पीली, गुलाबी जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होते हैं। जैसे कि मरुस्थलीय पादप हो गए, तो मरुस्थलीय पादप में वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके दौरान ही क्या होते हैं, ये उन्हें क्षय कम मिलता है, और क्षय कम मिलने के कारण पत्ती क्या होते हैं, शल्क और शुष्क हो जाती है, जिसके माध्यम से पत्ती को क्लोरोफिल, जैसे क्लोरोफिल हरे होते हैं लेकिन कुछ कुछ पत्तियां नहीं मिलने के कारण वो क्या होता है, हरे, लाल, बैंगनी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, एक ही प्रकार के पादप के 2 गमले लीजिए। यानी बोल रहे एक ही प्रकार से, क्या हो, ये क्रियाकलाप है, मैं आपको इसको शॉर्टकट में बता दे रही हूँ। ये बोलना चाहता है कि आप एक ही प्रकार के 2 गमले लीजिए, ठीक है, और दोनों गमले को क्या कीजिए, एक काले मतलब बॉक्स में लीजिए, काले बॉक्स, उसमें 72 घंटे तक उसको ले लीजिए, और एक मतलब पौधा रख दीजिए। यानी कि पौधा रखिए, एक को सूर्य के प्रकाश में रखिए और एक को सूर्य के प्रकाश में नहीं रखिए, और दोनों पादप की पत्तियों क्या कीजिए, आयोडीन, यानी कि जो आयोडीन होती है उसे आयोडीन के, देखिए तो इसका बोल रहा है कि आप 2 गमले लीजिए, एक को अंधकार में रखिए और 72 घंटे तक रखिए, और उसके बाद रखने के बाद फिर उसे निकाल के सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, और जब सूर्य के प्रकाश में उसे आयोडीन डाल के उसे अंधकार में रखिए, और फिर 72 घंटे के बाद उसे निकाल के सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। फिर उसे 3-4 दिन के बाद क्या कीजिए, फिर उस पर आयोडीन छिड़क दीजिए। और आप ये कक्षा 6 में देखे होंगे, उसके माध्यम से ये बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आप इसे सूर्य के प्रकाश में नहीं रखेंगे तो क्या होता है, ये लाल रंग के, भूरे रंग के, हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल हो जाते हैं, जो कि क्या होता है, ये मतलब कि ढक लेता है, ये सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, और इन पत्ते में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवार पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे औपंकी काई जैसा पादप देखे होंगे। यह सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, उन्हें शैवाल कहते हैं। हम पूछेंगे कि शैवाल किसे कहते हैं, तो आप अपने देखे होंगे कि जहाँ पे जो कल होती है, जहाँ पे पानी गिरने का संभावना होता है, जहाँ पे जल होता है, वहाँ पे पानी के बूंद बूंद से, टप टप से गिरने से, या पानी के स्रोत से क्या होता है, वहाँ पे हरी रंग की काई, जिसको आप बोलते हैं काई, वो हरी रंग की बैक्टीरिया होती है, एक सूक्ष्म बैक्टीरिया होती है, वो एक कोशिकीय होती है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था कि सजीवों का शरीर अन्य सूक्ष्म इकाई से बना होता है, लेकिन कुछ जीव होते हैं जिनका एक कोशिका का शरीर होता है, उसे ही क्या कहते हैं, वो एक बैक्टीरिया होती है, एक कोशिकीय होते हैं। जो काई होता है उसे क्या कहते हैं, हम शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, हम शैवाल कहते हैं। कोई पूछे शैवाल किसे कहते हैं, तो बोलिएगा शैवाल एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जो कि एक कोशिकीय होती है और एक हरे रंग की होती है। कैसे होती है, ये हरे रंग की होती है, जिसे आम भाषा में हम काई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका रंग हरा क्यों है? इसमें क्लोरोफिल होता है, इस जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। यानी शैवाल क्या है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है और इसमें भी क्लोरोफिल होता है। जब जिस पौधे में भी, जिस पादप में क्लोरोफिल होगा वो क्या हो जाए? वो हरे रंग का होगा। तो इसमें भी क्लोरोफिल होता है और ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या बनाता है? ये अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। उसके बाद है पादप में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा, यानी कि पादप यानी जो होते हैं, पौधे होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। हम आपको अभी ऊपर बताए होंगे आपको कि सूर्य का प्रकाश, हम आपको अभी बताए होंगे ऊपर कि डाइऑक्साइड प्लस सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल मिलके क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किससे संश्लेषण करके बने होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन, यानी कार्बन हाइड्रोजन मतलब CO2, ठीक है, और ऑक्सीजन मतलब O2, ठीक है, से मिलकर बने होते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटक के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। प्रोटीन जो क्या होता है? वो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, यानी कि NO2, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजनी पदार्थ होता है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी मिलते हैं। जिसमें क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी मिलते हैं। पादप को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? याद कीजिए कि वायु में मतलब कि हवा में गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी कि जो हमारे वायुमंडल होते हैं, वायुमंडल में क्या होते हैं? वायु में उसमें भरपूर मात्रा में सभी गैस होते हैं जिसमें से नाइट्रोजन भी होता है। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप से नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादप द्वारा जल के साथ अवशोषण कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुर मात्रा होती है। इसी प्रकार अन्य घटक के साथ पादप की नाइट्रोजनी यहाँ पे देखेंगे उसके आगे नाइट्रोजनी मांग की अपूर्ण होती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य घटक जैसे कि प्रोटीन एवं वसा संश्लेषण करते हैं। यानी कि ये बोलना चाहता है कि आपने देखे होंगे कि जो नाइट्रोजनी होती है वो क्या होता है? वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में होते हैं जिसे पेड़ पौधे उसे अपने अवशोषण के रूप में नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन से मतलब होता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन जो होते हैं गैसीय उपयोगी यौगिक में परिवर्तित होते हैं। ये मृदा में निर्मुक्त होते हैं, यानी कि ये मृदा में ही पाए जाते हैं, मृदा में भी पाए जाते हैं, ठीक है, निर्मुक्त होते हैं और ये वायुमंडल से लिए जाते हैं और यौगिक में परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त हो जाते हैं। ये क्या होता है? ये विलेय पदार्थ होते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कि जो किसान होते हैं वो उनमें खेतों में उर्वरक छिड़ते हैं। जब जो उर्वरक होते हैं उसमें क्या होता है? नाइट्रोजनीय प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो उर्वरक होते हैं जो खेतों में छींटे जाते हैं फसल के लिए, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन के प्रचुर घटक के रूप में होते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है? आप लोग बताइएगा कि आप लोग को अगला क्लास किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, ठीक है। मेरे से जुड़िए, मेरे द्वारा सब आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स PDF भी इसका मिलेगा, ठीक है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा देर के लिए ब्रेक लेना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे हम 1.3, 1.1, 1.2 पढ़ चुके हैं, अब हम 1.3 पढ़ेंगे, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा नहीं, बस अब थोड़ा देर में ही खत्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य घटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं और जो पादप होते हैं वो इसके अतिरिक्त प्रोटीन और वसा का भी क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं, ठीक है। प्रोटीन हमें ऊर्जा देता है, ठीक है, वसा हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम 1.3 पढ़ेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? कुछ पादप यानी पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है?
क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं? भोजन संश्लेषण यानी कि भोजन नहीं बना सकते हैं। वे कैसे जीवित रहते हैं? जाहिर सी बात है, अगर उनमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है, वो भोजन नहीं बना पाते, तो कैसे जीवित रहते हैं? कोई भी मनुष्य प्राणी अगर भोजन नहीं करेगा तो जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन बात है कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, नहीं संश्लेषित करते हैं, वह कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणी की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे क्या होते हैं? वो विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी प्राणी होते हैं। जैसे कि कुछ मनुष्य होते हैं जो कि दूसरे पर खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ पौधे होते हैं जो कि पोषण के लिए अन्य पादप यानी अन्य पेड़ पौधे पे भोजन के लिए निर्मित होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। यानी कि अब जान गए, कुछ पौधे स्वपोषी होते हैं तो कुछ पौधे विषमपोषी प्राणी के होते हैं। ठीक है, जैसे कि चित्र 1.5 को ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीली रंग की संरचना दिखाई दे रही होगी? ये अमरबेल पादप है। इसे क्या कहते हैं? हम इसे अमरबेल कहते हैं। इसका क्या नाम है? अमरबेल। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे अमरबेल। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसमें क्या होता है? अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कोई पूछे आपसे कि ऐसा कौन सा पौधा है जो कि विषमपोषी होता है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, आप बेझिझक बोलिएगा कौन है? अमरबेल। अमरबेल इसका नाम ही है, अमरबेल। ठीक है, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर आरोहित होते हैं। जिस पर क्या होता है? ये आरोहित होते हैं, उससे अपना भोजन यानी कि पादप क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम? यहाँ पे जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। वह पादप क्या कहलाता है? परपोषी। यानी कि परपोषी क्या किसे कहते हैं? तो जो पेड़ पौधा किसी दूसरे पेड़ पौधा पे निर्भर रहता है तो उस पेड़ पौधे क्या कहते हैं? हम परपोषी कहते हैं। क्यों? ठीक है, उसे परपोषी कहते हैं क्योंकि अमरबेल जैसा पादप परपोषी को अम्लीय पोषण को से वंचित करते हैं। इसे परजीवी कहते हैं। देखिए, परजीवी किसे कहते हैं? तो बोल रहा है कि अमरबेल जैसे जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो परपोषी को अमूल्य पोषण से वंचित करते हैं। ठीक है, अमूल्य पोषण कहने का मतलब है कि उनका कोई मूल्य नहीं है, उनका भोजन का कोई मूल्य नहीं है। वो अपना, जैसे कि कुछ आप पौधे देखे होंगे जिस पे कि वो अपना फल बनाते हैं, जैसे फूल वगैरह कुछ होगा, उसका कुछ मूल्य ही नहीं होता है, उसका कोई कीमत ही नहीं होता है। तो जिसका कीमत नहीं होता, जो पेड़ पौधों को, वो अमरबेल जैसे पेड़ पौधे उनसे क्या लेते हैं? उनसे पोषण ले लेते हैं और इसी को क्या कहते हैं? हम परजीवी कहते हैं। ठीक है, क्या हम एक एवं अन्य जंतु बोल रहे हैं, क्या हम और अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। आपने अध्ययन से इस विषय पर चर्चा कीजिए। बोल रहे हैं कि आप सोचिए कि पेड़ पौधे की तरह क्या हम भी परजीवी हैं? क्या हमारा भी कोई मूल्य नहीं है पोषण का? क्या हम भी अपना पोषण करते तो हमारा कोई मूल्य नहीं है? क्या हम भी परजीवी हैं? इस पर विचार कीजिए। सो हम आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जाके जैसे जीव भी परजीवी हैं। बोल रहा है कि क्या हमारे रक्त मतलब हमारा खून, ब्लड जो चूसता है मच्छर, और जो खटमल होता है, खटमल जो बॉडी में लग जाता है, खटमल जो जू होता है, हमारे सर में जो जू होता है, कीड़ा मकोड़ा जो होता है, ठीक है, पिलुआ जो आपके सर को काटता है, जू जोक जैसे जीव भी परजीवी है। बोल रहा है कि वो सभी क्या है? परजीवी है। उनका भी कोई मूल्य नहीं है। वो क्या होते हैं? वो हमारे पे निर्भर होते हैं, हमसे वो अपना पोषण ले रहे हैं। वो किनसे ले रहे हैं? तो हमसे पोषण ले रहे हैं। जब तक हमारा सर में वो है तब तक हमसे पोषण ले रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? तो वो एक प्रकार का परजीवी है। क्या है वो? परजीवी। तो कहा जाए तो जब पोषण ले रहे हैं तो क्या होता है? वो परपोषी कहलाएंगे। और वो किनके द्वारा ले रहे हैं? हमारे द्वारा ले रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? परजीवी कहलाएंगे। यानी हमारा भी कोई भोजन का कोई मूल्य नहीं है। जैसे कि हम अपना भोजन करते हैं, हमारा जो सड़ है, ठीक है, सड़ में क्या होता है? जू लग जाते हैं। वो क्या होते हैं? तो जू जो हमारा भोजन हम ग्रहण करते हैं वो हमारे पूरा बॉडी में लगता है, और बॉडी में लगने से क्या होता है? जो हमारे जू होता है वो सर में लग जाता है, और उसी के माध्यम से क्या करते हैं? वो अपना पोषण प्राप्त कर पाते हैं। और जब वो पोषण प्राप्त कर पाते तो परपोषी हो गए, क्योंकि वो दूसरे की सहायता से कर रहे हैं और हम उन्हें अपना पोषण दे रहे हैं, तो हम क्या हो जाए? परजीवी हो गए। तो इसका हमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर हाँ, हम भी क्या है?
हम और अन्य जीव भी क्या है, एक प्रकार का परजीवी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या आपने ऐसे पादप को देखा अथवा उसके विषय में चुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विषमकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। जैसे कि ये बोल रहा है कि आपने ऐसे पादप को, यानी ऐसे पेड़ पौधों को आपने देखे होंगे, ऐसे जंतुओं को देखे होंगे, भयानक जंतुओं को, जो क्या होते हैं, ऐसे पादप भी हैं जो कीट को पकड़ लेते हैं। जैसे कि आप छिपकली देखे होंगे, सभी के घर में छिपकली तो अवश्य होगा, नहीं ना? उसका जो दीवार पे छिपकलियाँ होती है वो क्या होते हैं, कीटे मकोड़ों को अपने मुंह से पकड़ लेती है। तो क्या उन्हें जब वो पोषण करती है तो उन्हें विषमकारी नहीं होता है, उन्हें हानिकारक नहीं करता है? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। वो कैसे रंग के हो सकते हैं? हरे या अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। जैसे कि चित्र 1.6 में हम देखेंगे। ठीक है, देखेंगे इसे घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरण भाग है। तो ये क्या बोल रहे थे? ये बोल रहा है कि इसकी घड़े यानी कि जो घट है वो समान दिखाई देने वाली क्या है, वास्तव में एक पत्ती की रूपांतरित संरचना का भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। जो पत्ती है उसका शीर्ष भाग क्या होता है, घड़े का ढक्कन बनता है, और घड़े के अंदर रोम होते हैं। घड़े हम देखेंगे, जानेंगे आगे यहाँ पे 1.6 में कि घड़े क्या होते हैं और इसके ऊपरी पड़ा ढक्कन कैसे बनाता है, और इसके जो घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। क्या होते हैं? अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढकने ढल के रहते हैं। क्या होते हैं? ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। क्या होते हैं? अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये क्या होते हैं, उसके रोमों को बीच फंस जाते हैं। क्या होते हैं? बीच फंस जाते हैं। ठीक है, फंस जाते हैं। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन होता है। क्या होता है? घड़े में जो पाचक रस होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, कीटों का पाचन होता है, यानी कि कीट पच जाते हैं। कीटों का भोजन करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी कहलाते हैं। जो पादप होते हैं वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कीटभक्षी कहते हैं। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादप के 2 अन्य उदाहरण हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए, हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देख पाए थे अमरबेल। क्या देख पाए थे? अमरबेल कहाँ गया? हाँ, अमरबेल। तो अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो कि ये क्या है, ये एक विषमकारी प्राणी का पौधा है जो कि दूसरे पादप पे निर्भर रहता है। ये आप याद कर लिए, अमरबेल। ठीक है, एक ऐसा पौधा है जो कि विषम पोषी होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अभी कि कीटभक्षी क्या होते हैं, जो कि कीट मकोड़ों को अपने अंदर पचा लेते हैं, उसे कीटभक्षी पादप कहते हैं। और इसके 2 होते हैं कीटभक्षी पादप। कौन कौन होते हैं? तो 2 ऐसे कीटभक्षी पादप है। कौन है? एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। और दूसरा है सनड्यू कीटभक्षी। दूसरा क्या है? सनड्यू कीटभक्षी। यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या लिख दिया यहाँ पे? वीनस फ्लाई ट्रैप नाम लिख दिया है एक वाला। ठीक है, हम आपको जूम करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या नाम है इसका? वीनस फ्लाई ट्रैप। और जो दूसरा है उसका नाम क्या है? देखिए दूसरा जूम कर दिए, दूसरा क्या नाम है? सनड्यू। देखिए, पहला का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, और दूसरा का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा का नाम है सनड्यू कीटभक्षी। कौन कौन से कीटभक्षी? 2 है, जिसका पहला नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप और दूसरा है सनड्यू कीटभक्षी। ये क्या होते हैं? कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर पचा लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बोल रहा है यहाँ पे कि बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी घड़ा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो ये कीटों का भरण क्यों करता है? ठीक है, तो हम उसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, बस अब खत्म ही होने वाला है। ठीक है, नो स्ट्रेच नो डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, देखिए, क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादप को मृदा से वे सभी पोषण नहीं मिल पाते जिन्हें आवश्यक है? बोल रहे क्या ये संभव है कि पादप को मृदा से पोषण नहीं मिलते हैं जिन्हें आवश्यक है? नहीं, हम इसके बारे में मृत जीवी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
देखिए 1.1 खत्म हो गया, 1.2 खत्म हो गया, 1.3 खत्म हो गया। अगर आपको उस सब किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 1.4 में मृतजीवी। आपने बाजार में छत्रक, क्या है, छत्रक यानी कि मशरूम, आपने सभी ने मशरूम देखे होंगे, ठीक है। मशरूम का सब्जी भी बना के खाई होगी, ठीक है, बिकते देखे होंगे, ठीक है। इसके बाद वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों अथवा तने या झाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। और आपने बाजार में तो बिकी हुई मशरूम देखी है, उसका सब्जी भी बना के खाई है, लेकिन आप देखे होंगे जो पौधे होते हैं वर्षा के दिनों में, जो पेड़ पौधे होते हैं उस पे क्या होते हैं, तो उस पे सड़ी गली जो उसका टहनियाँ होती है, जो मतलब उसका जो टहना होता है, तना होता है, जो उसका लकड़ी जो होती है उसकी, वो क्या होते हैं, सड़ गल जाती है। और जो मतलब कि वो छाल पड़ जाता है, उस पर क्या पड़ता है, छाल पर छाते के समान वाइट वाइट आप देखे होंगे, मतलब थोड़ा लग जाती है, ठीक है। संरचना के गुच्छे, वो गुच्छे भी आपने देखे होंगे, उसके गुच्छे भी आपने देखे होंगे, मतलब वाइट 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 हो जाते हैं, ठीक है। आइए देखिए कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है, वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखेंगे कि जीवन यापन करने के लिए उन्हें पोषण कहाँ से मिलता है और वे कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है, बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। क्या जैसे प्राणी, जैसे हमारा मुंह है, तो क्या इनका मुख नहीं होता है, ठीक है। ये हरे पादप की समान भी नहीं होते, ये हरे रंग के जो पादप होते हैं उनके समान भी ये नहीं होते हैं, ठीक है। हम आपने अभी बोला कि वाइट वाइट होते हैं, तो इसका मतलब ये हरे नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जैसे कि देखिए सवाल बताए थे, सवाल भी क्या है, तो सवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, वो एक बैक्टीरिया जीव होता है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण उपस्थित इनमें नहीं हो पाता है, और ये भोजन इनमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से नहीं हो पाता। ये बोल रहा है, लेकिन हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बस यही स्लाइड्स है, ठीक है, उसके बाद खत्म होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। क्रियाकलाप में क्या बोल रहा है, देखिए तो ये बोल रहा है कि आप एक दो ब्रेड यानी कि रोटी ले लीजिए दो, ठीक है, और रोटी को क्या कीजिए, जब नम और उष्मा के में, जैसे कि ठंडक में जहाँ ठंडा हो उसे ढक के रात भर रख दीजिए। जैसे कि आप देखेंगे उसे रात भर रख के ढकेंगे तो उसमें क्या होते हैं, वो वाइट 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 जिस वो लग जाते हैं, उस पर वाइट वाइट लग जाते हैं। जैसे कि आपने अधिकतर अचार में देखोगे, अचार में क्या होते हैं, जैसे लोग आम भाषा में भूरी कहते हैं, जैसे कि रुई के जैसा होता है, क्या होता है, वो रुई के जैसा होता है, तो उसे हम सूक्ष्म दर्शी के माध्यम से देखते हैं, और ऐसे हमें आँख से भी थोड़ा बहुत दिख जाता है, ठीक है। तो क्या होते हैं, जैसे कि आप बासी जो खाना होता है, वो अगर बासी खाना रख जाए तो उस पर क्या होता है, या ज़्यादा दिन का खाना हो जाए तो क्या होते हैं, वो 2-3 दिन का खाना हो जाए, कोई भी भोजन हो जाए या कोई भी पदार्थ हो जाए, तो उस पर क्या होता है, उस पर हमारे एक वाइट वाइट संरचना रुई की जैसी मतलब लग जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे हम कवक और फंजाइम कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, वो जीव होते हैं, वो एक प्रकार का क्या होता है, जीव होता है, जो कि कवक या फंजाइम कहलाता है। इनमें भी क्या होता है, इनमें पोषण होता है, मतलब जो कवक और फंजाइम होता है एक प्रकार का मृतजीवी पौधा होता है। कैसा होता है, मृतजीवी पोषण करता है, ठीक है। और ये मतलब जो भी मरे गले जो सड़े गले जो वस्तु होते हैं उस पर ये संरचना लग जाती है, वो फंजाइम और कवक होते हैं। तो वो जो वैसे जीव होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। और जो कवक और फंजाइम होते हैं वो अचार, चमड़े, कपड़े और अन्य पदार्थ पर भी लग जाते हैं, जैसे कि रोटी वगैरह, अचार वचार में आप देखते हैं कि भूरी रुई की जैसा लग जाता है। वो क्या होते हैं, एक प्रकार का जीव होते हैं, कवक होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो वो वस्तु को, पदार्थ को क्या करते हैं, अनुपयोगी कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, वो हमारे उपयोग के लायक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये क्रियाकलाप बोल रहा है, ठीक, आप सभी ने ये क्रियाकलाप देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे लिया भी था ब्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर
पहनती थी वह वर्षा ऋतु के में कवक के कारण खराब हो गए और जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। देखिए, तो जो ये मतलब होते हैं क्रियाकलाप क्रिया होते हैं वो हमेशा वर्षा ऋतु मतलब बारिश के मौसम के समय में ही होता है। और ये बोल रही है कि मेरा एक जूता भी था जो कि वो उसे बहुत ही बेहिचक बहुत ज़्यादा पसंद था, वो हर एक अवसर पर पहनती थी, लेकिन वर्षा ऋतु के कारण क्या हो जाए खराब हो गए। वर्षा ऋतु के कारण इसलिए खराब हो गए क्योंकि वर्षा ऋतु में मौसम हमारे ठंड पड़ जाते हैं और मौसम जब ठंड पड़ जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। और जब सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो हमारे जो वस्तु होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण जब नहीं कर पाते हैं तो वो फंजाइम और कवक का रूप ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम अब सामान्य कवकों में कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्म हो तो वे अनुकूलित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तु को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? देखिए, तो ये बोल रहा है कि जो कवक के बीजाणु होते हैं वायु में मतलब हवा की उपस्थिति में भी क्या होते हैं वो जैव पदार्थ पर अथवा उत्पाद पर बैठ जाते हैं और उसमें क्या होता है नम और उष्मा मिलता है, उसके अंकुरण को क्या कहते हैं वो कवक को जन्म देता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपने वस्तु को कवक द्वारा कैसे बचाएं, यानी उसे खराब होने से कैसे बचाएं। ये बोल रहा है कि बूझो को याद है कि उसके दादा जी ने बताया था कि एक बार उसकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होता है। वह बोल रहा है कि उसे याद है कि उसके दादा ने बताया था जब उसे गेहूं का फसल हुआ था तो कवक क्या होता है कवक नष्ट हो गया था। ठीक है, और वो कवक रोग कारक भी होते हैं ये पूछ रहा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस अब यही है, इसके बाद अब नहीं है। ठीक है, देखिए लड़की बोल रही है कि पहेली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादप जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक का उपयोग औषधि के रूप में भी करते हैं। यानी कि ये बोल रही है, देखिए, तो जो ईस्ट होते हैं जो छत्रक होते हैं वो क्या होते हैं वो कवक होते हैं। वो क्या होते हैं कवक, यानी कि कवक ईस्ट कैसे होते हैं तो मैं आपको अभी बताया कि जो कवक होते हैं वो ईस्ट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं ये उपयोगी भी होते हैं। कैसे उपयोगी होते हैं, इसे हम औषधियों यानी दवाइयों के रूप में भी उपयोगी करते हैं। कुछ कवक पादप जंतु एवं मनुष्य के रोग में भी उपयोगी होते हैं। ठीक है, वो बोल रही है यहाँ पे फिर बोल रही है कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के साथ होते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। यानी कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए जो दो जीव हो गए, जैसे कि मान लीजिए दो बहनें हो गई, वो कहीं रह रही है तो क्या जब अपना पोषण करेगी, कोई खाना बनाएगी तो खाना बना के वो बोलेगी लो तुम भी खा लो तो मैं भी खा लेती हूँ। वो क्या कि अपना पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांट ली, साझा कर ली। इसे क्या कहते हैं सहजीवी संबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम सहजीवी संबंध कहते हैं। यानी कि सहजीवी संबंध बोले कि दो प्राणी अपना पोषण एक दूसरे से बांट ले, उसे क्या कहते हैं उसे हम सजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कुछ जो कवक होते हैं वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे के जड़ में रहते हैं। ठीक है, वृक्ष कवक को पोषण प्राप्त होता है और जो वृक्ष कवक होते हैं उसको क्या कहते हैं पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें जल एवं पोषण के अवशोषण में सहायक मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है और बदले में उन्हें क्या मिलता है तो बदले में उन्हें हम अवशोषण सहायता मिलती है। ठीक है, और जल एवं पोषण मिलता है। ठीक है, उसके बाद लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं। एक लाइकेन होता है, क्या होता है एक कवक का ही प्रकार है लाइकेन। ठीक है, इसमें क्या होता है इसमें एक सवाल होता है। लाइकेन क्या है एक प्रकार का सवाल है। ठीक है, सॉरी लाइकेन क्या एक प्रकार का सवाल है तथा दूसरा कवक है। लाइकेन क्या है सवाल और कवक है। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें सवाल बताया आपको अभी हम इसके सवाल क्या है और कवक भी क्या है। तो देखिए ये क्या है एक प्रकार लाइकेन ये चीज़ है यानी कवक और सवाल है। दूसरा क्या है दूसरा कवक और पहला क्या है सवाल है, यानी दोनों है। सवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। सवाल में क्या उपस्थित होता है हम आपको बताएं कि जो सवाल होता है काई होता है एक प्रकार का, एक बैक्टीरिया होता है, एक कोशिकीय होता है वो हरे रंग का होता है। जो हरे रंग का जो भी चीज़ होता है क्या होता है क्लोरोफिल होता है, इसीलिए सवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक कैसा होता है कवक वो एक वाइट रुई की जैसा होता है जिसे हम भूरी बोलते हैं, भूरी लग जाता है उसे कवक होता है। कवक सवाल को रहने का स्थान यानी आवास, जो कवक होता है सवाल को रहने के लिए क्या देता है स्थान देता है,
आवास देता है, जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध करता है, जल और क्या करता है, पोषण उपलब्ध करता है, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक देता है। देखिए लाइकेन क्या है तो हम आपको बता दिए कि लाइकेन एक प्रकार का शैवाल और कवक दोनों है। ठीक है, जो कवक होता है वो शैवाल को क्या करता है, अपने अंदर जगह देता है रहने के लिए, और जो शैवाल होता है वो कवक को प्रकाश संश्लेषण देता है। ठीक है, रहने के लिए यानी क्लोरोफिल देता है। ठीक है, यानी कि अब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 खत्म हो चुका है और बस एक लास्ट है क्या, 1.4 है। ठीक है, देखिए क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लॉन एवं गमले में खाद अथवा उर्वरक डालते हुए देखा होगा। आपने देखे होंगे किसान को या माली को जो बगीचे में या खेतों में क्या करते हैं, उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं। जैसे कि देखिए उर्वरक क्या हो गया, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गोबर जो होता है, गोबर गाय का जो गोबर होता है वो हमें सड़ा गला के उसे क्या करते हैं, खेतों में छिड़काव करते हैं, या जो कुछ कुछ उर्वरक अलग भी होते हैं, ठीक है, उसे छिड़काव करते हैं। उन्हें क्या करते हैं, क्या आप जानते हैं कि वे मृदा में क्यों मिलते हैं, वो मृदा में क्यों मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषण तत्व अवशोषित करता है। आपने पढ़े हैं कि जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो मिट्टी से ही क्या करते हैं, खनिज का पोषण तत्वों को अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम हो जाती है, और मृदा में इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 2 रुपये है, आपने किसी को 1 रुपया दे दिया तो आपके पास तो पैसा कमी होगा ही। वही मृदा में उर्वरक जो होता है, खनिज पोषण होता है वो, और जब पेड़ पौधों को दे देता है तो इनमें क्या होते हैं, कमी हो जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषण होते हैं। उर्वरक एवं खाद में क्या होते हैं, उर्वरक खाद में नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होते हैं, फास्फोरस जैसे अन्य पोषण होते हैं। पादप द्वारा लगातार उपयोग किए गए जाने के लिए में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। देखिए तो जो हम बोले आम भाषा में कि हम मृदा यानी कि जो हमें माली और जो किसान होते हैं वो अपने बगीचे और खेतों में उर्वरक क्यों डालते हैं, तो वो उर्वरक इसलिए डालते हैं हम, ताकि जो मिट्टी होती है वो पेड़ पौधों को अपना सारा खनिज पोषण दे के उनकी मात्रा कम हो जाती है, जिसकी सहायता से हम उर्वरक एवं का उपयोग करना पड़ता है। और उर्वरक में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे अन्य पोषण तत्व पाए जाते हैं, और वो हमारे कृषि के लिए और हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे मृदा को इन पोषण तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादप में उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी कर सकते हैं, बोल रहा है। इसलिए मिट्टी को पोषण के लिए क्या होते हैं, उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए हम मिट्टी में यानी कि कृषि करने के लिए और बगीचे में हम उर्वरक डालते हैं। ठीक है, ताकि पेड़ पौधे अपना अच्छे से पोषण कर पाए। ठीक है, और उन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस और मिल सके। ठीक है, यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादप को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ के लिए भी अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि बोल रहा है अगर हमें पेड़ पौधे उगाने का ज्ञान ही ना हो तो हम क्या करें, अगर हमें अन्य ज्ञान भी हो कि उर्वरक का और पोषण का, तो हम क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी इसे रख सकते हैं। ठीक है, पादप को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्य नाइट्रोजन की अधिकता आवश्यकता होती है। ठीक है, फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब फसल हो जाते हैं तो उसे कटाई के बाद क्या होते हैं, मृदा में हमें कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन जो पादप होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन और अन्य गैस नहीं ले पाते हैं, वो मतलब कि वो उपलब्ध नहीं कर पाते अपने लिए। ठीक है, यानी कि मृदा से ही उन्हें अधिकतर वो क्या करते हैं, मृदा से ही ऑब्जर्व करते हैं सारी खनिज पोषण को। ठीक है, यहाँ पे जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और पौधे नाइट्रोजन का बिल्ले रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जीवों जो राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जो जीव होते हैं क्या कहते हैं, राइजोबियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, राइजोबियम कहलाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजनियों को बिल्ले पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं।
और जो राइबोजोबियम होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या करते हैं, विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। लेकिन राइजोबियम जो है वो क्या होता है, वो परपोषी है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ठीक है, ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फसलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। ये कहाँ होते हैं, ये कहाँ होता है, राइबोजोबियम क्या है, तो राइबोजियम जो चना है, मटर है, मूंग है, सेम है, ये क्या है, ये हमारे कृषि द्वारा पोषण है, यानी कि पादप है। और इसी की जड़ में क्या होता है, तो राइबोजियम होता है। ठीक है, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, उन्हें क्या होती है, नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। अधिकतर दलों फसलीदार पादप से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइबोजियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य पदार्थ देते हैं, अतः इन्हें सजीवी कहते हैं। सजीवी संबंध, हम आपको बताएं कि सजीवी संबंध क्या है, कि अगर दो जीव अपना पोषण एक दूसरे से साझा करें उसे क्या कहते हैं, सजीवी कहते हैं। ठीक है, यानी कि राइबोजियम है वो क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है, और ये क्या है, वो अपना आवास और खाद्य पदार्थ अन्य पेड़ पौधों को क्या करता है, देता है, इसलिए वो क्या होता है, सजीवी संबंध कहलाएगा। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। दलों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनीय उर्वरक देने की आवश्यकता होती है, यानी कि किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे कि दली होते हैं, जो दलीय फसली होती है, जैसे दाल वाल हो गए, उसका फसल किया जाता है, तो मृदा में क्या होता है, नाइट्रोजनीय उर्वरक मिलता है, और ये क्या करते हैं, उन्हें आवश्यक नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उन्हें देता है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, और दाल जो होती है उसके उगाने के बाद क्या होते हैं, अन्य उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। उसी उर्वरक में क्या होते हैं, इनका काम चलता है। अगर एक बार उर्वरक का छिड़काव हो गया तो फिर दोबारा नहीं पड़ता है। ठीक है, इस अध्ययन में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य परपोषी होते हैं, यानी कि स्वपोषी बहुत सारे पौधे होते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्या होते हैं, पोषण प्राणी होते हैं। जैसे कि आप देखें कि परपोषी कौन कौन होता है, तो परपोषी हमारा एक अमरबेल है, क्या है, एक अमरबेल है, परपोषी है, और वो जिस माध्यम से करता है वो पौधे क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादप से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप एवं तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी कहते हैं। जैसे कि मृतजीवी हो गए, परजीवी हो गए, जैसे कि मनुष्य हो गए, और कुछ मृतजीवी पौधे हो गए, वो क्या होते हैं, वो विषमपोषी होते हैं। जैसे कि हम आपको मृतजीवी पौधे के नाम बताए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, हम आपको देखिए अभी बताए थे यहाँ पे। ठीक है, तो मृतजीवी पौधे, जैसे कि मृतजीवी पौधे मशरूम वगैरह ये सब हो गए। ठीक है, तो यही बोल रहा है, इन्हें विषमपोषी भी कहते हैं। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे अधिकांश विषमपोषी होते हैं? हाँ, कीटभक्षी पौधे अधिकांश क्या होते हैं, विषमपोषी ही होते हैं। जैसे कीटभक्षी का हम आपको वहाँ पे दो नाम बताते हैं। ठीक है, ये अध्याय खत्म हुआ यहीं पे। ठीक है, प्रमुख शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, स्वपोषी क्या है, क्लोरोफिल क्या है, विषमपोषी क्या है, परपोषी क्या है, कीटभक्षी पादप कौन कौन है, पोषण क्या है, परजीवी क्या है, प्रकाश। ठीक है, उसके बाद मृतजीवी क्या है, रंध्र क्या है, सजीवी संबंध क्या है, कवक क्या है, कीटभक्षी पादप के कौन कौन है, पोषण क्या है, परजीवी क्या है, ये सब आपको होमवर्क में देती हूँ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है, आपको इसको करना है। ठीक है, लिखना है इसका। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे कुछ कुछ दिया है। ठीक है, उसके शॉर्ट्स। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर दिया गया है। ठीक है, सब देखिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ शॉर्ट्स नोट्स भी इसका बना सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो बता सकते हैं बच्चों। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और सॉरी फॉर दिस लॉन्ग वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।